हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा था उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी थी। तो उस डिटेल्स को हम आज पढ़ने वाले हैं और 3 ट्रैवलर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली पहले जान लेते हैं ट्रैवलर्स होते क्या है। तो ट्रैवलर्स वो होते हैं जो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, और उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि अपने जो जर्नल्स होते हैं, ठीक है, वो जब वो आसपास की जो सोसाइटी को देखते हैं तो उसके बारे में वो अपने जर्नल्स में लिखते हैं। उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियोज कैसे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, और सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कैसी कैसी कंडीशंस है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सारे के सारे जो ट्रैवलर्स है वो अपने अकाउंट्स या जर्नल्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो टाइमलाइन दी है वो है 10th टू 17th सेंचुरी, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर जो जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेनली हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है मैन एंड वुमेन्स हैव ट्रैवल, मतलब जो उस टाइम जो मेन और वुमेन जो है वो दोनों को दोनों ट्रैवल करते थे। लेकिन आमतौर पे क्या होता था, जो मेन के जो अकाउंट्स है या जर्नल्स है वो उन्हीं का हमारे पास रिकॉर्ड है, वुमेन्स का कोई नहीं है। हालांकि वो हमारे पास, हमें पता है कि वो ट्रैवल करती थी, लेकिन उनके कोई अकाउंट नहीं है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दे रहा, वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय वुमेन। वुमेन जो ट्रैवल करती थी उनके द्वारा छोड़ा गया कोई भी अकाउंट हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और जो जनरली किसके रहते थे, वो मेन के रहते, और ये अलग अलग मैटर्स पे लिखते थे, जैसे कि अफेयर्स ऑफ द कोर्ट हो गया, ठीक है, मेनली फोकस ऑन द रिलीजियस इशू हो गया, आर्किटेक्चरल फीचर्स हो गया, ये सारे के सारे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं या मैटर है इन पे लिखते थे अकाउंट। ठीक है, सिटीज ऑफ, और इसी का हमारे पास एक एग्जांपल है। आपने विजयनगरा जो एम्पायर है उसके बारे में सुना होगा। वो सिटी के बारे में कैसे पता चला? वो सिटी के बारे में पता चला, एक ट्रैवलर थे जिनका नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी। ठीक है, तो इनके अकाउंट से हमें क्या कहते हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं विजयनगर एम्पायर की, उनके बारे में हमें पता चला। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अब्दुल रजाक समरकंद, आप इसके आने वाले जो 2 चैप्टर हैं उनमें भी इसके उसके अंदर भी, एक मिनट, हाँ, तो जो ये अब्दुल समरकंदी है, अब्दुल रजाक समरकंदी, इनके बारे में आप जो विजयनगरा वाला नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में भी, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी और नीचे चलते हैं। ठीक है, ये थोड़े कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो कौन से वो 3 ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? वो है अल बरूनी, इब्न बटूटा और फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, ये कब कब, ये कहाँ कहाँ से थे? तो जो अल बरूनी थे वो उज्बेकिस्तान से थे, और इब्न बटूटा मोरक्को से थे। फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो तो फ्रेंचमैन के, मतलब फ्रांस वाले जो एरिया है वहां से थे। और ये तीनों अलग अलग टाइमिंग्स पे आए थे। अल बरूनी मतलब 11th सेंचुरी में, ठीक है, और इब्न बटूटा थे वो 14th सेंचुरी में, और फ्रैंकोइस बर्नियर 17th सेंचुरी में। तो आपको ये 3 नाम बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में दिया है, और ये तीनों जो ट्रैवलर्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अल बरूनी के बारे में। तो जो अल बरूनी थे वो भी बहुत ही अच्छे ट्रैवलर थे, स्कॉलर थे। ठीक है, तो वो जो अल बरूनी का जो जन्म है वो कब पैदा हुए थे? 1973 में वो जन्म हुए थे। उनका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ये कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ख्वारिज्म में है। अभी का जो अभी प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान है। उस टाइम पे जो ख्वारिज्म था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। ठीक है, और जो अल बरूनी थे उन्हें उस टाइम की जो बेस्ट एजुकेशन थी वो उनको अवेलेबल थी। वो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी लैंग्वेज में बात कर सकते, मतलब उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, अच्छे से वो बोल लेते थे, जैसे कि सीरियक हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, हेब्री हो गया, संस्कृत हो गया। तो ये सारी लैंग्वेज जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से आती थी। ये सारी लैंग्वेज में उन्हें एक तरीके से महारत जो भी थी वो हासिल थी। ठीक है, और वो अलग अलग जो ग्रीक फिलोसफर थे उनके जो वर्क्स है, प्लेटो है, जो ट्रांसलेशन थे, वो भी उनको ये टाइम टू टाइम जो ट्रैवलर्स होते हैं ये पढ़ते रहते थे, ताकि जो अपनी नॉलेज है उसको एनरिच कर सके। ठीक है, अब क्या होता है कहानी में, 1017 मतलब 1017 में क्या होता है, सुल्तान महमूद आते हैं। ठीक है, ये एक रूलर है या आप कह सकते हो। तो ये क्या करते हैं, ख्वारिज्म में इन्वेट करते हैं। ये ख्वारिज्म में इन्वेट करते हैं, तो वहां से क्या करते हैं, वहां से जितने भी बढ़िया बढ़िया जो पोएट्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको उठा लाते हैं। तो इनमें से कौन होता है, एक अलबरूनी भी होते हैं जिनको ये उठा लाते हैं, और उठा के ये गजनी में ले आते हैं। अब जब गजनी में आता है तो स्टार्टिंग में तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे गजनी में रह के उसकी जो सिटी है उसको ये काफी ज्यादा मतलब पसंद आ जाता है उनको ये सिटी।
गजनी कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में लोकेटेड करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये अफगानिस्तान में इनको लेके गया था, किनके द्वारा? सुल्तान महमूद के द्वारा। और स्टार्टिंग में तो उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में इनको पसंद आ जाता है। और गजनी में ही इनको क्या होता है, इनको ना इंडिया के प्रति जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे इनका मतलब इनको इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए, डेवलप लाइकिंग फॉर द सिटी वेयर ही स्पेंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपनी जो पूरी आदि की मतलब जो बची हुई जिंदगी उन्होंने काट दी, और इनकी जो 70 साल की जो उम्र है इनकी, इसके अंदर डेथ हो गई, ठीक है। इसी के यही गजनी के अंदर क्या होता है, इनका इंडिया में इंटरेस्ट जगता है, ठीक है। और बाद में जब क्या होता है, जो गजनियत एम्पायर में जब पंजाब उसका पार्ट बन जाता है, तो जो गजनी जो अलबरूनी होते हैं, ये क्या करते हैं, जो वहाँ के अलग जो पंजाब के या जो भी जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उनके साथ उठना बैठना इनका चलता है, और संस्कृत सीखते हैं, ये स्टडी करते हैं, रिलीजियस और फिलोसफिकल जो भी टेक्स्ट है उस टाइम के, जो क्या कह सकते हैं आप, रिलीजियस या फिलोसफिकल जो टेक्स्ट है वो उनको पढ़ते हैं, ठीक है। और अपनी जो नॉलेज है उसको और लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना उनके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं द किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ऑब्वियसली ये लिखी है अलबरूनी ने, ठीक है। तो ये तो जो किताब उल हिंद है ये अलबरूनी ने लिखी है। तो उस ये किताब कैसी लिखी, मतलब ये जो किताब है ये रिटन इन अरेबिक, इसको अरेबिक में लिखा गया है। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड ल्यूसिड किताब है, ठीक है। तो अगर इस किताब के बारे में आता है आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, प्री बोर्ड में भी, तो मेरे ख्याल से दे ही देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किताब उल हिंद रिटन बाय दी अलबरूनी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है? इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड ल्यूसिड और रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट, बहुत ही लंबा टेक्स्ट है, इसको लंबा टेक्स्ट है तो उसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। 80 चैप्टर्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इनमें बात करी गई है, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया, फिलोसफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, और क्या है, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, और इकोनोग्राफी, लॉ एंड मेट्रोलॉजी। ये सारे के सारे जो भी अलग अलग जो फील्ड ऑफ सब्जेक्ट है इसके अंदर इन सभी चैप्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। कितने में लिखा है? 80 चैप्टर्स में। और यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजी हो गया। अब जब ये नहीं, ये जो अलबरूनी है वो अपनी किताबुल हिंद लिखते हैं या कोई भी किताब लिखते हैं, तो एक स्पेशल टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी किताब लिखी जाती है तो एक टेक्निक से लिखी जाती है। हर राइटर का अपना अलग अलग जो क्या होता है वो अलग अलग टेक्निक होता है। तो अलबरूनी का क्या टेक्निक होता है? तो वो एक सिंपल डिस्टिंक्टिव स्टाइल फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। वो जब भी अपनी किताब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी किताब में स्टार्टिंग के क्वेश्चन से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बाद वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका वो खुद ही आंसर करते हैं कि उसका आंसर क्या क्या हो सकता है या किस किस तरीके से सिनेरियो है। अब डिस्कशन के बाद वो क्या करते हैं, अब जो भी आंसर है वो उसको अलग 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 जगह से उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन एक और कह सकते हो इंटरटेक्चुअलिटी, ये ठीक है, एक ही टर्म होता है, ये भी करते हैं। तो ये क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन एंड देन कंपैरिजन। तो ये इनका एक क्या कहते हैं, एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, ठीक है। तो ये आप एक मिनट, तो आप ये देख सकते हैं डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन, फिर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशन, एंड देन कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर। अदर कल्चर के साथ ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना हो गया। और यही जो इनका जो डिस्ट्रिक्टिव एक मिनट, हाँ, यही जो इनका डिस्ट्रिक्टिव स्टाइल है ये आगे चल के जो हमारे जो प्रेजेंट डे स्कॉलर्स होते हैं इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि अलबरूनी ने किस तरीके से मतलब काम को एक तरीके से इजी कर दिया ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया कि पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करने पे उसको अलग अलग जो कल्चर है उसके साथ उसको कंपेयर कर देंगे कि क्या क्या कमियां थी, क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। तो वो सारी चीजें, ठीक है। स्कॉलर्स को ये आर्ग्यू दैट दिस ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर रिमार्केबल फॉर इट्स प्रेसिशन एंड प्रेडिक्टिबिलिटी ओड मच टू हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। मतलब बहुत ही ज्यादा जो अलबरूनी का काम था प्रेजेंट डे स्कॉलर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। अब आते हैं, एक काम कर, अब इसके अंदर ना पूरे चैप्टर में आपको अलग अलग मतलब अलग अलग चंक्स में दिया हुआ है कि अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा चैप्टर के बीच में दिया, थोड़ा सा लास्ट में दिया। तो हम ऐसे करेंगे कि जितना भी एक ट्रैवलर का जो जितना भी डिटेल्स है वो सारे एक ही बारे में पढ़ लेंगे, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना है कि आप इसको ढूंढते रहो ये कहाँ पे ये कहाँ पे है। तो हम उसको एक ही फ्लो में कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन इब्न बटूता ये थोड़ा सा बाद में करते हैं, और नीचे आ जाएंगे इसके, क्योंकि हम एक ही बारे में क्या करेंगे, इतनी एक ही बार में जितनी भी डिटेल्स है अलबरूनी की वो एक ही बारे में पढ़ लेंगे, जिसको हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट,
हम्म, हाँ, तो यहाँ देखिए, मेकिंग सेंस ऑफ द एलियन अल-बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। अब जो अल-बरूनी थे वो हालांकि बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कॉलर्स थे, वो पढ़े हुए मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल थे, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कुछ बैरियर्स थे उनके इस रास्ते में। तो क्या क्या जो बैरियर्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 3 बैरियर्स थे, ठीक है। अल-बरूनीज प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्या उनकी दिक्कतें थी चीजों को समझने में। ही डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग मतलब उनको समझने में 3 तरह के बैरियर्स सामने आते हैं उनके। तो पहला बैरियर आता है लैंग्वेज। अब उस टाइम पे क्योंकि अब जितनी भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज अलग अलग होती है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो संस्कृत है वो सो मच डिफरेंट फ्रॉम अराबिक एंड पर्शियन दैट आइडियाज कंसेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो सबसे पहला बैरियर उनके सामने आता है लैंग्वेज, क्योंकि अब क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो संस्कृत है, जो संस्कृत लैंग्वेज है वो अरेबिक और जो पर्शियन लैंग्वेज उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और उनको जो ट्रांसलेशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये उनका एक बैरियर है। और सेकंड बैरियर क्या है, द डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस। दूसरा दूसरा बैरियर ये है कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, ठीक है। तो उस डिफरेंस के वो डिफरेंस भी एक तरीके से उनके लिए बैरियर का काम करता है। तीसरा बैरियर क्या है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड द कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। मतलब उस टाइम की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब आइसोलेटेड रहती थी, मतलब वो किसी से बात ही नहीं करती थी। कोई भी नया शख्स आता था तो उनसे वो बात ही करने को तैयार नहीं थे, बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे। तो ये भी एक तरह का जो बैरियर है अलबरूनी के लिए, क्योंकि वो कहीं भी जाते थे लोगों से कुछ भी सवाल पूछते थे तो लोग बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड रहते थे और बात ही नहीं करना चाहते। अब जब बात ही नहीं करना चाहते तो जो डिटेल्स है उन्हें वो कैसे मिलेगी, ठीक है। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट इन द थर्ड बैरियर, ये हो गया। अब जब ये इसलिए अलबरूनी क्या करते थे, अलबरूनी डिपेंडेड ऑन द ब्राह्मण। उस टाइम के जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स के जो वर्क्स होते थे, जैसे कि ऑफन साइटेड पैसेज फ्रॉम द वेदास, पुराण्स, भगवत गीता, वर्क्स ऑफ द पतंजलि, मनुस्मृति, इन सारी चीजों से जो ब्राह्मण्स जो साइटेड उनके जो ब्राह्मण्स के जो वर्क्स होते थे उन पे बहुत ही ज्यादा जो अलबरूनी है वो डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को जब डिपेंडेंट रहते थे तो वो इनको इसी के तौर पे जो इंडिया की जो सोसाइटी है उसकी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग उनको मिलती थी, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द अलबरूनी रिसीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, तो ये कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो फ्रॉम द वेदास, पुराण्स, भगवत गीता, थ्रू द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स। अब आता है अलबरूनीज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब देखिए अलबरूनी क्या करते हैं, अब इसको समझने के लिए अलबरूनी अलग अलग पैरेलल, क्या कह सकते हैं, पैरेलल कंडीशन देखते हैं सोसाइटी में। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोशल डिवीजन है वो नॉट यूनिक, वो क्या है, इज नॉट यूनिक टू इंडिया। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि जो कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, बाहर भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्शिया में देखें, एंशिएंट पर्शिया में देखें, तो वहाँ पे 4 कैटेगरीज के मतलब जो लोगो है उनको लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से, तो यहाँ पे वो दे रखा है, ठीक है। नाइट्स एंड किंग्स, मॉन्क्स एंड प्रेस्ट, लॉयर्स, फिजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स, अदर साइंटिस्ट एंड फाइनली पीजेंट एंड द आर्टिसन। मतलब ये 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर रखा है एशियन पर्शिया में। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है तो ये कुछ ज्यादा खास या फिर अलग यूनिक बात नहीं है, ठीक है। अब ये एट द सेम टाइम ये पॉइंटेड आउट देता है विद इन इस्लाम, और ये इस्लाम का भी एग्जांपल देते हैं कि इस्लाम में भी कुछ क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अल बरूनीज, अब हालांकि जो अल बरूनी थे उन्होंने ब्राह्मणिकल जो कास्ट सिस्टम था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि चलो ठीक है कास्ट सिस्टम है सोसाइटी में। लेकिन जो कास्ट सिस्टम उस टाइम की जो सोसाइटी है उसमें जो कास्ट सिस्टम में जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है उसको बहुत ही ज्यादा जो अलबरूनी वो क्रिटिसाइज करते हैं, कि कहते हैं कि ये जो नोशन ऑफ पोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा गलत है। क्यों, तो यहाँ पे वो अपना ही कुछ फैक्ट देते हैं या कुछ अपना ही बताते हैं। वो क्या कहते हैं, which for everything which falls in the state of impurity strives and succeed in regaining its original condition of the purity। मतलब ये कहते हैं कि जो भी चीज इम्प्योर है वो क्या करती है, वो स्ट्राइव करती है, और मतलब वो स्ट्राइव और सक्सीड करती है कि उसको एक दिन अपनी जो प्योर फॉर्म है वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से नोशन ऑफ पोल्यूशन को अलबरूनी बहुत ज्यादा गलत मानते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द सोशल पोल्यूशन इन स्ट्रिक्टली टू कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर। मतलब वो नोशन ऑफ पोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लॉ ऑफ नेचर। मतलब गलत मानते हैं कि मतलब नेचर ही
लॉ ऑफ नोशन को प्रमोट नहीं करता, तो कास्ट सिस्टम में आप इसको कैसे कर सकते हो कि किसी आप एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को आप कह सकते हो कि ये पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन जो टर्म है उसको बहुत ही ज्यादा अल-बरूनी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया अल-बरूनी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ट्रेवलर के बारे में पढ़ते हैं, वो है इब्न बटूटा, ठीक है। एक मिनट, अब हमारे जो नेक्स्ट ट्रेवलर हैं ये है इब्न बटूटा। इब्न बटूटा कहाँ से थे? इब्न बटूटा मोरक्को से थे और ये आए थे 14th सेंचुरी, मतलब इंडिया में ये 14th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इब्न बटूटा के बारे में जान लेते हैं। तो इब्न बटूटा की बुक है, इब्न बटूटा ने भी बुक लिखी है, उनकी बुक का नाम है रिहला, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रैवलर्स हैं इनकी जो बुक है उनका नाम आपको याद रखना है। तो इब्न बटूटा ने बुक्स लिखी, अपनी बुक लिखी है, उसका नाम है रिहला, इसको भी सेम अरेबिक में लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या बताती है? इट्स प्रोवाइड एक्सट्रीम रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में उस टाइम की जो सोसाइटी थी, ठीक है, कल्चरल लाइफ हो गया और सोशल लाइफ हो गया, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अब आते हैं मोरक्कन ट्रैवलर और अब आते हैं इब्न बटूटा पे। इब्न बटूटा का जो जन्म कहाँ पे होता है? इब्न बटूटा वाज बोर्न इन टैंगियर, बोर्न इन टैंगियर इन द मोस्ट, वही सेम बात है, कहाँ पे बॉर्न होते हैं? टैंगियर में बॉर्न होते हैं। और फिर से वही उस टाइम की जो सबसे जो अच्छी एजुकेशन थी वो उनको मिलती है और अच्छी खासी रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और टैंगियर और सॉरी ये जो इब्न बटूटा है इनको ना ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। ये क्या मानते हैं कि जो बुकिश नॉलेज होती है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, कि आप घूम घूम की चीजों को देखें, उसको समझे, तो उसमें ये ज्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। हालांकि इनको जब ये छोटे थे तभी इनको अपनी लिटरेरी और स्कॉलस्टिक एजुकेशन जो है वो मिल जाती है, जब काफी यंग थे ये। लेकिन बाद में चल के वही क्या कहते हैं कि जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ये ज्यादा फोर्स करती है। देखिए, इब्न बटूटा कंसीडर एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवलर्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज इन द बुक्स। थियोरेटिकल नॉलेज को ये उतना नहीं मानते, बस इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। जब ये इंडिया आते हैं 1333 में, जब ये इंडिया आते हैं तो उससे पहले भी अलग अलग जगह जा चुके हैं। कौन कौन सी जगह जा चुके हैं? सीरिया, इराक, पर्शिया, येमन, ओमान और मक्का। तो इन सब चीजों की ये जो पिलग्रिमेज है या फिर जो ये ट्रैवलर है, मतलब यहाँ इन्हीं जगह पे ये ट्रैवल कर चुके हैं। अब बात आती है ये इंडिया आते हैं, तो 1333 में ये इंडिया आते हैं। इंडिया में आने का इनका एक रीजन है। उस टाइम पे जो इंडिया में थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उस टाइम पे ये इंडिया में थे। अब जब ये इंडिया में, तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इनकी रेपुटेशन से ना लियर्ड हो जाते हैं, मतलब इनको इनकी जो भी कह सकते हो जो वेल्थ है, ठीक है। ये कौन थे? सुल्तान ऑफ दिल्ली थे। लियर्ड बाय हिज रेपुटेशन एज अ जनरस पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सेट ऑफ टू दिल्ली, मतलब इनके मतलब इनको बहुत ही ज्यादा लाइकिंग आ जाती है, इनको इंटरेस्ट आ जाता है कि मुझे जाके मिलना चाहिए। तो जो इब्न बटूटा होते हैं वो निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए। तो 1333 में पहुंचते ही द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं वो इब्न बटूटा की जो स्कॉलरशिप है उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको काजी या फिर जज उस टाइम का दिल्ली का अपॉइंट कर देते हैं, मतलब उनको दिल्ली का जज बना देते हैं, काजी बना देते हैं, ठीक है। काजी बोलते हैं उस टाइम, जो टर्म है काजी है। अब बाद में चल हालांकि बाद में चल के क्या होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो रूलर होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो क्या करते हैं, इब्न बटूटा को जेल में डाल देते हैं। हालांकि कुछ टाइम बाद अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो फिर से उसको फिर से क्या करते हैं, जेल से उनको निकाल देते हैं और फिर से उनको इंपीरियल सर्विस में रिस्टोर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, ऑर्डर इन 1342 टू प्रोसीड इन चाइना। और 1342 में जो रूलर होते हैं इब्न बटूटा को बोलते हैं कि आप चाइना जाइए और वहां पे जाके जो संदेश है, जो भी काम है वहां पे करिए, ठीक है। मंगोल रूल उस टाइम चल रहा था चाइना में, और 1302 में आदेश देते हैं कि इब्न बटूटा अब तुम जाओ चाइना। अब चाइना में जाने से पहले भी ये कितनी सारी जगहों में घूम घूम के जाते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। विद इन द न्यू असाइनमेंट इब्न बटूटा प्रोसीडेड टू मलाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। तो क्या करते हैं, वो पहले सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया से वो जाते हैं मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट से कहाँ जाते हैं, फिर वापस वो मालदीव जाते हैं। वहां पे वो 18 महीने रहते हैं काजी के तौर पे, काजी मतलब जज के, और फिर वहां से वो श्रीलंका निकल जाते हैं। अब श्रीलंका जब निकलते थे फिर वापस वो श्रीलंका से उस साइड नहीं जाते, वापस वो मलाबार कोस्ट आते हैं, वहां से अगेन मालदीव जाते हैं और फिर चाइना जाने से पहले वो बंगाल और असम भी जाते हैं।
इसके बाद फिर वो सुमत्रा नाम की एक शिप लेते हैं और वहां से एक और दूसरी शिप लेते हैं जो कि चाइनीज पोर्ट ऑफ टाउन जायतून है वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, जायतून नाउ नोन एज क्वांगशू, तो ये वाली जो एरिया है यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं चाइना पहुंचने से पहले उसने कहाँ कहाँ से जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पे, मतलब कहीं और ही घूम रहा था, डायरेक्ट यहाँ नहीं गया, बहुत टाइम बाद ही गया। ही ट्रेवल एक्सटेंसिवली इन चाइना। ठीक है, तो चाइना में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रेवल करते हैं। गोइंग फार एज बीजिंग, बीजिंग कैपिटल है चाइना की, तो यहाँ पे ये जाते हैं, पर डिड नॉट, लेकिन ज्यादा देर तक ये रुकते नहीं है और सोचते हैं कि अब मैं वापस जाऊंगा। तो ये 1347 में डिसाइड करते हैं कि वापस आएंगे ये इंडिया। ठीक है, सिंध। हिज अकाउंट अभी इनके जो इन्होंने वहां पे जाकर रह के जो अकाउंट अपने लिखे, इनके अकाउंट को क्या कर इनके अकाउंट को ना कंपेयर किया जाता है। किससे किया जाता है? एक मार्को पोलो है जो इनसे पहले भी चाइना आ चुके हैं, तो उनके अकाउंट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन ही चलता रहता है, तो कंपेयर करते हैं। अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट मार्को पोलो विजिटेड चाइना। कब करते हैं? फ्रॉम हिज वेनिस, वेनिस से करते हैं, और ये लेट 13th सेंचुरी में। ठीक है, तो इब्न बटूटा 14th सेंचुरी में करते हैं और ये 13th सेंचुरी में कर चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्न बटूटा, जब ट्रेवलर मतलब वहां से उनके जो अकाउंट है वो आते हैं, तो वो क्या लिखते हैं इसमें? अकॉर्डिंग टू इब्न बटूटा, उनके अकॉर्डिंग इट टुक 40 days टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। मुल्तान एक जगह है, ठीक है, वो भी आगे मैप में है। तो मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 दिन का समय लगता है, 40 days। और सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन का समय लगता है। डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली, दौलताबाद कहाँ पे? दौलताबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, वन ऑफ द बिग सिटी है ये। इसको बाद में दिल्ली से कंपेयर करते हैं, इब्न बटूटा ही कंपेयर करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द दौलताबाद टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 40 days, while ग्वालियर टू दिल्ली टुक ओनली 10 days। मतलब इन्होंने डिस्टेंस का कुछ आइडिया दे रखा है कि यहाँ से यहाँ जाने में हमें इतना दिन का समय लगा था या लगता है। अब जब इब्न बटूटा ट्रैवलर करते हैं, क्योंकि उनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, हालांकि ट्रैवल करते करते भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रैवलिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हालांकि ट्रैवलिंग करना इतना भी आसान नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे, खासकर कि उतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी। ठीक है, तो क्या वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर, क्योंकि जो इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि जब भी ट्रैवल करते हैं, जो भी रॉबर्स हैं, ठीक है, जो भी गुंडे हैं, डकैत्स हैं, वो क्या करते हैं? चोरी करना स्टार्ट कर, अटैक कर देते थे। ठीक है, अटैक बाय द बैंड्स ऑफ रोब्स। एक मिनट, हाँ, अटैक बाय द बैंड्स ऑफ रॉबर्स। इब्न बटूटा जब भी ट्रेवल करते थे, बहुत सारे जो रॉबर्स हैं, ठीक है, जो चोर है, वो उन पे अटैक कर देते थे। और काफी टाइम क्या होता था कि उनके कुछ जो उनके जो कंपेनियंस है वो मारे जाते थे, और काफी टाइम ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते थे। ठीक है, ही प्रिफर्ड, इसलिए वो क्या करते थे? इनफैक्ट ही प्रिफर ट्रैवलिंग इन द करावान। करावान कोई व्हीकल होता होगा, तो उसके अंदर ये ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते थे, वो भी अपने कंपेनियन के साथ। बट हालांकि इसके बावजूद भी अटैक्स कम कम नहीं होते थे, अटैक तो हो ही जाते थे। वेल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल देते हैं, जब वो मुल्तान से दिल्ली जा रहे होते हैं, तो जो उनकी कारावान है उस पर अटैक कर दिया जाता है, और उनके जो फेलो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, और इब्न बटूटा को भी काफी चोटें आई होती हैं। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, इब्न बटूटा के बारे में और पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिया है और एक मिनट, ये रहा, इब्न बटूटा एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। ठीक है, अब 14th सेंचुरी में जब वो वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये पता चलता है कि जो उस टाइम का जो नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है इंडिया का, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। ठीक है, अलग अलग जगह से वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? अफ्रीका, यूरोप हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, और काफी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें जो है वो इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। तो अब क्या करते हैं, जब उनको ऐसा देखते तो अलबरूनी, मतलब इब्न बटूटा को भी ट्रैवल करना पसंद था ही, तो वो भी अलग अलग जगह ट्रैवल करते। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है, तो अब वो रीड कर लेना, ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है, बस वो बताता है कि कहाँ कहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं। तो जब ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट्स पे डिस्क्राइब करते हैं कोकोनट एंड द पान। तो अब ये तो बाहर से आए थे, तो इनको कोकोनट और पान, जो हमारी कंट्री में था उस वक्त, बहुत ही ज्यादा इनको एक्साइटिंग लगता है। ठीक है, तो वो अपने जो उनकी जो ऑडियंस होती है उसके बताते हैं, क्या बताते हैं? कोकोनट कैसा था। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये कोकोनट के बारे में है, क्या क्या चीजें लिखी है, मतलब उनको कैसी दिखती थी, क्या क्या चीजें उन्हें कोकोनट के बारे में पता चला। और पान, पान तो आपको पता ही है, जो बेटर लीव्स होता है उनसे जो पान बनता है, तो वो ये पान के बारे में लिखते हैं। तो ये दो चीजों के बारे में वो लिखते हैं और अपने ऑडियंस को बताते हैं। तो ये आप ये देख लेना, ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस कोकोनट और पान किसने डिस्क्राइब करा था? इब्न बटूटा ने
डिस्क्राइब करा था। अब यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इब्न बटूता एंड द इंडियन सिटीज। अब जब इब्न बटूता ट्रैवल करते हैं और इंडियन सिटीज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा अमेज रह जाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चकित रह जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा जो इंडियन मतलब इतनी अच्छे तरीके से कितने मार्केट लग रही है, सिटीज है, कितनी बड़ी बड़ी सिटीज है, मार्केट्स लग रही है, कितना डाइवर्स कल्चर है, तो वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। इब्न बटूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उस टाइम की जो सिटीज है वो कैसी होती थी, डेंसली पॉपुलेटेड, प्रॉस्परस, एक्सेप्ट फॉर द, ये ज्यादातर टाइम तो डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्परस होती थी। हालांकि कभी कभी नहीं होती थी, और वो कभी कभी कब होती थी, कॉज बाय जब वहां पे लड़ाई होगी या कोई इन्वेशन हो गया तब मामला शांत रहता था। आमतौर पे चहल पहल ही रहती थी। इट अपीयर्स फ्रॉम द इब्न बटूता अकाउंट्स, उनके अकाउंट से हमें क्या क्या जानने को मिला, दैट मोस्ट सिटीज हैज क्राउडेड स्ट्रीट, आज जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, जितनी भी सिटीज है सॉरी, उनमें क्राउडेड स्ट्रीट, बहुत ही ज्यादा भरी भरी सड़कें हैं, ठीक है, एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट, बहुत ही ज्यादा कलरफुल मार्केट्स हैं, तरह तरह के मार्केट्स है, उसमें बहुत ही वेराइटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे से मार्केट लगे हुए हैं और उनमें बहुत ज्यादा गुड्स हैं। इब्न बटूता क्या बताते हैं, इब्न बटूता डिस्क्राइब दिल्ली एज, अब ये दिल्ली के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, दिल्ली इज अ वास्ट सिटी, बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी है। इनफैक्ट इसको कंपेयर भी करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, दौलताबाद से कंपेयर करते हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, हालांकि दिल्ली जो है, मतलब दिल्ली को तो कहते हैं दिल्ली इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया, उस टाइम पे जो दिल्ली थी उस लार्जेस्ट स्टेट सॉरी लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया थी, ठीक है। हालांकि दौलताबाद से कंपेयर करते हैं जो महाराष्ट्र में है वो भी दिल्ली से कंपेयर करने लायक है। अब ये जो नीचे जो सोर्स आपको 8 दे रखा है, या पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली का किस तरीके से क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उसके बारे में पढ़ लेना। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये दे रखी है 2-3 लाइन में, देयर आर 28 गेट्स इन द सिटी, इंडिया में उस टाइम सॉरी दिल्ली में उस टाइम क्या है 28 गेट्स थे, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, दरवाजा बोलते थे, गेट को हिंदी में बोलते थे जिसको दरवाजा बोलते थे। और इनमें से जो बुंदौन दरवाजा है, ठीक है, आप उसको प्रोनाउंस कर लेना, जो बुंदौन दरवाजा है वो सबसे इज द ग्रेट है, वो सबसे बड़ा है, इज द ग्रेटेस्ट। और इसके बाद इनसाइड द मंडवी दरवाजा, और जो मंडवी दरवाजा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्रेन मार्केट है, जब आप मंडवी दरवाजा से होते हुए जाएंगे तो आपको ग्रेन मार्केट मिलेगा। और उसी के साइड में गुल दरवाजा है जो कि ऑर्चर्ड का है, ऑर्चर्ड दे रखा है, ऑर्चर्ड आप देख लेना, जो प्लांट होता है, ठीक है, जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वो। अब और देते हैं दिल्ली का सॉरी हाँ दिल्ली का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या दे रखा है, द बाजार, क्योंकि वहां बाजार भी लगते हैं। तो बाजार इज द हब ऑफ सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज, जो बाजार है वो किसके हब होते थे, सोशल एंड कल्चर एक्टिविटी, वहां तरह तरह की एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, बहुत ही भरा भरा क्राउडेड एरिया था वो। मोस्ट बाजार है, ज्यादातर बाजार में क्या होते थे, मॉस्क होते थे, टेम्पल होते थे, आप देख सकते हो डाइवर्सिटी कैसी है, मॉस्क भी है और टेम्पल भी है। और वहां पे पब्लिक परफॉर्मेंस भी होती थी, ठीक है, पब्लिक अलग अलग जो डांसर्स होते, जो म्यूजिशियंस होते, जो सिंगर्स होते, ये आते थे और उन बाजार्स में अपनी जो परफॉर्मेंस होती थी उसको करते थे, ठीक है। इब्न बटूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। अब जो इब्न बटूता है वो अपने वो उस टाइम के जो दिल्ली है उसके एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यहाँ की जो सॉइल है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, इसकी वजह से जो फार्मर्स है वो साल में 2 बार अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, ये देखिए, विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर, एक साल में ये 2 टाइप्स के जो क्रॉप्स है उसको कल्टिवेट करते थे। और क्या है, इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन, अलग अलग जो टेक्सटाइल है उसको भी प्रोड्यूस किया जाता था, कौन कौन सी, पर्टिकुलरली कॉटन हो गया, फाइन मसलिन्स हो गया, ठीक है, मसलिन्स या मुस्लिन्स, ठीक है, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन वर इन ग्रेट डिमांड। तो इन सारी चीज, इन सभी जो टेक्सटाइल है इनकी कल्टीवेशन होती थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये डिमांड में होती थी, ठीक है। अब म्यूजिक इन द मार्केट थोड़ा सा और दे रखा है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा दौलताबाद की जो महाराष्ट्र में दे रखा है। इन दौलताबाद में क्या है, एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, उसका नाम है ताराबाद। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेल सिंगर्स होते हैं, जो फीमेल सिंगर्स होती है वो आते हैं और अपने परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दौलताबाद के अंदर एक ताराबाद है और दिस इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स, यहाँ पे दोनों आते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको करते हैं, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं, अ यूनिक सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन। इब्न बटूता जो इस टाइम की जो कम्युनिकेशन थी जो एग्जिस्ट करती थी उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा अमेज थे, बहुत ही ज्यादा चकित थे। वो क्या बताते हैं, द स्टेट एविडेंटली टू स्पेशल, वो बोलते हैं कि जो स्टेट है उस टाइम जो स्टेट होता था एविडेंटली वो अलग अलग मेजर्स को लेता था ताकि वो जो मर्चेंट है उनको एनकरेज करे। मर्चेंट का काम क्या होता था, ट्रैवल करना, ट्रेड करना,
ठीक है, यही तो काम होता है उनका कि व्यापार करना उनको। तो इसको एनकरेज करने के लिए क्या करते थे, जितने भी ट्रेड रूट है उन सभी में वेल सप्लाइड ऑफ गेस्ट एंड इंस। इंस क्या होता है, ये भी एक तरीके से गेस्ट हाउस होता है या रुकने की अच्छी जगह होती है मर्चेंट और ट्रैवलर्स के लिए। तो ये सारी चीजें उसकी सुविधा दे रखी है उन रास्तों में। इब्न बटूटा वाज आल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम भी होता था उस टाइम पे, तो पोस्टल सिस्टम से बहुत ज्यादा इब्न बटूटा अमेज्ड है, which allowed and merchants to not only send information to remit credit across, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी ट्रेड होता था वो पोस्टल सिस्टम के थ्रू होता था, तो उससे भी जो इब्न बटूटा है वो बताते हैं। बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड इन शॉर्ट नोटिस, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाता था। अब बताते कि पोस्टल सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट था कि एग्जांपल देते कि दिल्ली से सिंध जाने में तो आमतौर पे 50 दिन लगता था, लेकिन अगर आप पोस्टल सिस्टम के थ्रू कोई भी सामान भेजते हैं या ट्रेवल करते हैं, मतलब ट्रेवल नहीं करते, कोई भी सामान देते, या इतना ज्यादा एफिशिएंट था कि थ्रू द इट जस्ट इन 5 days वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम 5, मतलब नॉर्मली देखोगे तो 40 दिन लगेगा, ठीक है, सॉरी 50 दिन लगेगा, लेकिन पोस्टल सिस्टम के थ्रू सिर्फ 5 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये इतना ज्यादा एफिशिएंट था पोस्टल सिस्टम। तो अब ये पढ़ लेना, पोस्टल सिस्टम भी बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी में इंपॉर्टेंट है आपका नोशन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, और उनके बैरियर्स। नोशन ऑफ पोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इब्न बटूटा में आपका यही दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से जो इंडिया के जो सिटीज है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और ये पोस्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोस्टल सिस्टम जो है उस टाइम पे इन इंडिया पोस्टल सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड। एक मिनट। तो पोस्टल सिस्टम जो है वो 2 काइंड्स का होता था, ठीक है, 2 तरीके का होता था। एक जो पोस्टल सिस्टम होता है वो घोड़े की हेल्प से काम करता था, ठीक है, हॉर्स पोस्ट जिसको बोल देते हैं उलुक, और दूसरा है फुट पोस्ट, मतलब इसमें क्या है, एक हर स्टेशन पे कुछ शोल्डर लगे होते थे, तो दोनों में काम क्या होता है वो देख लेते हैं। द हॉर्स पोस्ट सिस्टम कॉल्ड उलुक, ठीक है, उलुक बोलते हैं इसको, इज रन बाय रॉयल हॉर्सेस स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल, ठीक है। होता क्या है, मतलब ये रास्ता दे रखा है, ठीक है, रास्ता, तो यहाँ पे हर 4 माइल पे एक एक घोड़ा लगा देते थे, और जब ये घोड़ा मतलब यहाँ से ट्रेवल करता हो, और समझ ही गए आप, समझ गए होगे आप, तो हर 4 माइल पे घोड़े का जो स्टेशन है वो रहता था। अब दूसरा सिस्टम है फुट पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये हर 3 माइल पे है, हर 3 माइल पे। इसमें क्या होता था, इसके अंदर एक सोल्जर होता है, एक बंदा होता है, वो क्या होता है, कोई भी उसका क्या होता है, ये एक रिले रेस की तरह होता है। एक हाथ में वो घंटी लेके चलता है, ठीक है, वो घंटी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एक हाथ में एक तरीके की वो घंटी लेके चलता है जो आवाज करती है, और दूसरे हाथ में जो भी गुड्स होता है वो उसके लेके, तो क्या करता है, वो उसको जैसे रिसीव होता है वो जितनी स्पीड से रन कर सकता है, ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी स्पीड से रन करता है और इसको लाके देता है। अब जब ये घंटी के बाद, ये तो भाग रहा है, इसके हाथ में घंटी है, तो जैसे इसको आवाज आती है, ये वाला जो सेकंड वाला है वो रेडी हो जाता है, और इसे लेके ये भी तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट वाले पे, और सेम इसी तरह जब तक सामान पहुंच नहीं जाता ये सारे के सारे भागते रहते हैं, ठीक है। तो ये फुट पोस्ट सिस्टम यहाँ पे ये दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, दावा, ठीक है, तो उलुक और दावा। दिस पोस्ट जो अब इसमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज्यादा फास्ट है, तो वो है फुट पोस्ट, ठीक है, इज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। ऑफन इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द फूड्स ऑफ कुरासन। ये जो फुट पोस्ट है वो ज्यादातर जो कुरासन का जो एक फ्रूट होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था, ठीक है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो इब्न बटूटा है वो थोड़ा सा वुमेन्स के बारे में बताते हैं, वुमेन्स की कंडीशन, स्लेव्स के बारे में, सती और जो लेबरर्स है, इन सब की जो कंडीशंस है उसके बारे में इब्न बटूटा बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि जो स्लेव्स है उस टाइम पे, जो स्लेव्स है वो एक कोई भी अदर जो कम्युनिटीज है उसकी तरह ही उनको ट्रीट किया जाता था, मतलब उनको मार्केट में ओपनली सोल्ड और बॉट किया जाता था, ठीक है। तो ये इब्न बटूटा बताते हैं, फॉर एंड एक्सचेंज वर रेगुलरली एक्सचेंज एज अ गिफ्ट, उनको गिफ्ट के तौर पे भी एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। were openly sold in markets like any other commodity, regularly exchanged as a gift। अब इब्न बटूटा बताते हैं, इब्न बटूटा रीच सिंध, जब वो सिंध पहुंचते हैं तो वहां से वो घोड़े खरीदते हैं, कैमल खरीदते हैं, स्लेव खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं, ताकि वो जो सुल्तान महमूद बिन तुगलक है उनको गिफ्ट दे सके, ठीक है। तो ये गिफ्ट देते हैं उनको, और जब ये मुल्तान रीच करते हैं तो वहां के जो गवर्नर है उनको ये स्लेव और हॉर्स के साथ विद रेजिन्स एंड आलमंड, ये सारे के सारे
उस टाइम के जो मुल्तान के जो गवर्नर थे उनको गिफ्ट करते हैं। और से जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये इब्न बटूता को भी गिफ्ट करते हैं। ठीक है, इब्न बटूता को क्या गिफ्ट करते हैं, ही गेव हिम 100,000 टंकास, कॉइन्स को कहते हैं। ठीक है, उस टाइम की जो करेंसी थी उसको टंकास कहते हैं। ठीक है, कॉइन टंकास, तो वो 100,000 टंकास देते हैं और 200 स्लीव्स देते हैं। ठीक है, तो ये गिफ्ट मोहम्मद बिन तुगलक देते इब्न बटूता को। अब आगे देखते हैं, कंसिडर जो देयर वाज अ कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग द स्लेव्स के बीच में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा डिफरेंस देखने को हमको मिलता है, क्योंकि जो सब फीमेल स्लेव्स, ठीक है, फीमेल स्लेव्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती थी, अलग अलग काम होते थे उनके। फीमेल स्लेव इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान, जो सुल्तान की जो फीमेल स्लेव्स होती थी वो क्या करती थी, वो एक्सपर्ट होती थी म्यूजिक और डांस में, मतलब राजा को एंटरटेन करना। और इसी बहाने जो इब्न बटूता जब वो गए थे तो वहां पे भी उन्होंने इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर लिया। जब सुल्तान की बहन की शादी हो रही थी तो इब्न बटूता ने भी एंजॉय करा। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच इन हिज नोबल। जो सुल्तान होते थे वो अपनी फीमेल स्लेव्स को क्या बोलते थे कि जो नोबल्स हैं, उनके जो नोबल्स हैं उन पे नजर रखने का भी काम देते थे। स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर, जो हालांकि जो स्लेव्स होते हैं वो ज्यादातर डोमेस्टिक काम जो है, जो डोमेस्टिक लेबर है उसके लिए यूज करते थे। ठीक है, द प्राइस ऑफ स्लेव्स, और जो स्लेव्स का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड था, और जो फीमेल स्लेव्स है वो ज्यादातर वेरी लो, उनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा लो होता था। ठीक है, एंड मोस्ट फैमिलीज कुड ओनली अफोर्ड टू डू कीप एटलीस्ट वन, और जितनी भी फैमिलीज है उसमें कम से कम एक नहीं तो दो स्लेव्स जरूर रहते ही रहते थे। अब इसका आता है कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड ऑफ द राइटर्स ऑफन हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ द। अब थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी आता है, फिर से वही कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि उस टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा था कि यूरोप में हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन का जो ट्रीटमेंट है उसको हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा था। तो बर्नियर बताते हैं, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर है क्या बताते हैं। चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन के लिए सती के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ही नोटेड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चेयरफुली, अदर्स वर फोर्स्ड टू डाई। मतलब कुछ जो फीमेल्स होती थी वो खुशी खुशी सती को एक्सेप्ट कर लेती थी, बाकी जो कुछ और होती थी वो उनको फोर्सफुली सती पे बिठाया जाता था। ठीक है, उनको फोर्सफुली मरने पे मजबूर किया जाता था। हाउएवर वुमेन्स लाइफ रिवॉल्व, हालांकि जो वुमेन्स की जो जिंदगी है आधे से ज्यादा टाइम उनकी सती के आसपास ही घूमती रहती थी। देयर लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उनका जो रोल है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वुमेन्स फ्रॉम मर्चेंट, जो 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 वुमेन्स मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, और कभी कभी तो मर्चेंट डिस्प्यूट्स में, जो कि कोर्ट में भी पार्टिसिपेट कर लेती थी। मतलब जो सोशल जो कैटेगरी है उनके कंडीशन के हिसाब से जो वुमेन की कंडीशन है वो भी एक तरीके से कैसे डिसाइड होती थी। मतलब जो नॉर्मल फैमिलीज है उसके अंदर जो वुमेन्स है वो क्या करती थी, वो एग्रीकल्चर में काम करती थी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो बिजी रहती थी। लेकिन अगर आप बात करें मर्चेंट फैमिलीज की, वहाँ की जो वुमेन्स होती वो कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, मतलब जैसा घर वैसी वुमेन्स की कंडीशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो अगला फ्रैंकोइस बर्नियर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए बोर्ड और सीयूटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।